नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल अलाउंसेस का क्या प्रोविजन बोलता है इनकम अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तीन चीजें होती हैं, एक मेडिकल एक्सपेंसेस, एक होता है मेडिकल अलाउंसेस और एक होता है मेडिकल फैसिलिटी। अब तीनों में फर्क क्या है? मेडिकल एक्सपेंसेस पहली बात करते हैं। ऐसा होता है खुदा ना खास्ता एम्प्लॉय हॉस्पिटलाइज हो जाता है और उसके बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है उसकी कंपनी बहुत अच्छी थी, उन्होंने क्या किया, उसके कुछ खर्चों को उसको पे कर दिया। एक तो ये फायदा आपको मिला। दूसरा है मेडिकल अलाउंसेस, आप बीमार हो या ना हो हर महीने आपको आपकी कंपनी क्या देती है, मेडिकल अलाउंसेस देते हुए चलती है। कभी अगर आप बीमार पड़ जाओ, कभी अगर आप बीमार पड़ जाओ तो आप उस पैसे का इस्तेमाल कर लो। तीसरी चीज, मेडिकल फैसिलिटी का मतलब होता है हमारे कंपनी का जो है खुद का एक हॉस्पिटल है या उसकी एक लेबोरेटरी है, वहां पे हमारी जांच हो जाती है फ्री में, वहां पे हमारा इलाज हो जाता है, एक तरीके से ये बेनिफिट मिलता है। क्लियर? और एक होता है, ध्यान समझो, रिम्बर्समेंट का कॉन्सेप्ट। रिम्बर्समेंट का मतलब क्या होता है, कभी कभी आप बीमार पड़ जाते हो या आपका कोई ट्रीटमेंट होता है तो कंपनी क्या कहती है कि आप अपना इलाज करा लो अपने पैसों से, फिर हमें सारे बिल सबमिट कर देना जो आपने पे किए हैं, जितना बिल होगा हम आपको पैसा वापस कर देंगे। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रिम्बर्समेंट। क्लियर? हम्म, आगे चलें। अब देखो ट्रीटमेंट ऑफ, अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट केस, ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली। अब क्या हो रहा है, बीमार पड़ चुका है या तो एम्प्लॉय खुद या उसके मेंबर, तो क्या हुआ, और केस में देखा जा रहा है कि हॉस्पिटल किसका था, एम्प्लॉयर का था, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल था या नोटिफाइड हॉस्पिटल था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर टू हेल्थ एम्प्लॉय फैमिली मेंबर का एम्प्लॉयर पे कर रहा है। पर्सन कहाँ गया, पर्सन एक्सीडेंट, ये पर्सनल एक्सीडेंटेड है, प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, तो अगर ऐसे केस हैं, कौन से, फर्स्ट वाला मतलब ट्रीटमेंट एम्प्लॉय एनी मेंबर ऑफ फैमिली कहाँ हुआ, हॉस्पिटल एम्प्लॉयर का या गवर्नमेंट हॉस्पिटल नोटिफाइड हॉस्पिटल, या इंश्योरेंस प्रीमियम करा रखा है, या पर्सन एक्सीडेंट प्रीमियम जमा होता है, तो इन तीनों केस में कोई भी चीज आपको बेनिफिट मिलती है दैट इज नॉट टैक्सेबल, दैट इज फुल्ली माफ। पहला केस क्लियर हुआ। मेडिकल का ये फैसिलिटी अगर आपको मिलती है इन तीनों केस में से कोई भी, ठीक है, ट्रीटमेंट का केस है, इंश्योरेंस प्रीमियम का केस है, या फिर पर्सनल एक्सीडेंट प्रीमियम आपका करा रखा है मालिक ने, तो ये पैसा आपकी सैलरी में नहीं जुड़ता, ये माफ है। क्लियर? नेक्स्ट कैटेगरी है दूसरा, एनी अदर मेडिकल एक्सपेंडिचर रिम्बर्स। अगर आपको, दूसरा केस मैंने बताया था, आपका पैसा खर्च होता है और आपका मालिक आपको पैसे वापस कर देता है, तो ये ध्यान रखना है 15,000 तक माफ है, उसके ऊपर टैक्सेबल है। मतलब अगर आपका मालिक 15,000 तक देता है आपके पैसे रिम्बर्समेंट तो माफ है, उसके ऊपर अगर पैसा देगा तो वो हम टैक्सेबल कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, अब आपका ट्रीटमेंट हो रहा है और ट्रीटमेंट भी कहाँ हो रहा है, अब्रॉड में हो रहा है, तो यहाँ पे क्या फैसिलिटी मिल रही है, मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड में हुआ तो केस कहता है मेडिकल एंड स्टे एक्सपेंसेस फॉर पेशेंट एंड अटेंडेंट इन अब्रॉड आर एग्जेम्प्टेड अप टू अमाउंट परमिटेड बाय आरबीआई। अब क्योंकि फॉरेन का केस जुड़ गया तो यहाँ पे बहुत सारे लॉ आ जाते हैं, फेरा फेमा आ जाता है, तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि उतना ही माफ करेंगे जितना आरबीआई एग्जेम्प्ट करता है फॉरेन करेंसी विदड्रॉ करने के लिए। तो अगर आपका मेडिकल ट्रीटमेंट बाहर हुआ और आपको पैसे मिल गए आपकी कंपनी से, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेडिकल एंड स्टे एक्सपेंसेस दोनों को माफ कर देंगे। किस किस की, ये नहीं आप पूरा परिवार लेके चले जाओ घूमने, मेडिकल और स्टे एक्सपेंसेस ऑफ पेशेंट एंड अटेंडेंट, और एक अटेंडेंट अलाउ होता है, इन अब्रोड आर एग्जेम्प्टेड अप टू अमाउंट परमिटेड। माफ कर देंगे दोनों का, रहने का और इलाज का, और कितना माफ करेंगे, परमिटेड बाय आरबीआई। क्लियर? नेक्स्ट, ट्रेवल एक्सपेंस ऑफ पेशेंट एंड अटेंडेंट, ये भी माफ कर देंगे। ट्रेवल एक्सपेंस एंड अटेंड, सॉरी, पेशेंट का ट्रेवल एक्सपेंस और उसके अटेंडेंट का, ये दोनों भी माफ कर देंगे। क्लियर है? ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, अब ट्रेवल एक्सपेंस की लिमिट बताई गई है, यहाँ पे ध्यान से समझो। ट्रैवल एक्सपेंस, अब खर्चा होता है विदेश जाने में, तो ट्रैवल एक्सपेंस अपनी जेब से कितना भी करो, लेकिन ट्रैवल एक्सपेंस हम कितना माफ करेंगे, अप टू 2 लाख फुली एग्जेम्प्ट, अबव 2 लाख फुली टैक्सेबल। अब इसको ध्यान समझो, इसका मतलब क्या है, सर अगर आपको किराया
2 लाख तक आपको मिलता है तो पूरा माफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको किराया 2,05,000 मिला तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब पूरे 2,05,000 आपकी सैलरी में जोड़ देंगे। ये प्रॉब्लम समझ गया, ऊपर ऐसा नहीं था। अप टू 50,000 नॉट टैक्सेबल, मोर देन तो टैक्सेबल। क्लियर? मैंने ये बताया कि अगर आप फॉरेन में ट्रैवल कर रहे हो इलाज के लिए और आपकी कंपनी ने उस ट्रैवलिंग का खर्चा दे दिया तो हमारा 2 लाख तक नहीं जुड़ता हमारी सैलरी में। लेकिन अगर आपकी कंपनी ने 2,10,000 दे दिया तो पूरा 2,10,000 टैक्सेबल हो जाएगा। फुल्ली टैक्सेबल लिखा हुआ है वर्ड। 2 लाख तक फुल्ली माफ, उसके ऊपर फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, क्लियर? नाउ अब इसको ध्यान समझेंगे। प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स मैंने बताया था सैलरी से डिडक्शन मिलती है। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन किसकी, एक तो मिलती है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस और दूसरा हमारे पास है प्रोफेशनल टैक्स। अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय ने पे कर दिया, मतलब मेरे ऊपर लगा और मैंने ही पे कर दिया, तो क्या होगा, अलाउड हो जाएगा डिडक्शन। कहां से? ग्रॉस सैलरी से। मतलब सिंपल है, मैंने कोई चीज पे करी तो मुझे डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन क्या हो गया, प्रोफेशनल टैक्स लगता है एम्प्लॉय पे, और पे किसने कर दिया, पे किसने कर दिया, एम्प्लॉयर ने। एम्प्लॉयर ने पे कर दिया एम्प्लॉय के बिहाफ में। तो इसको दो केस करेंगे, पहले इसको जोड़ेंगे और दूसरा फिर इसको माइनस करेंगे ग्रॉस सैलरी से। मतलब माइनस दोनों केस में करना है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने पे कर दिया तो पहले ग्रॉस सैलरी से ऊपर जोड़ेंगे, फिर डिडक्शन में माइनस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कम टू दिस। अब इसको आप ध्यान सुनो, इसको आप अपनी बुक से पूरा पढ़ोगे। अब ये जो वाला है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोविजन ना बुक से बड़ा डिटेल में दिया हुआ है, तो आप इसको पूरा पढ़ लेना। मैंने ये समरी टेबल बनाई है बहुत जल्दी क्विक रिवाइज करने के लिए। आप जब इसको पढ़ोगे तो एक एक फंड का ना 2-2 पेज में समझा रखा होगा, तो एक बार आप पूरा पढ़ लेना। ये नॉलेज भी मिलती है, क्योंकि इसमें हमें पढ़ना चाहिए कि जब हम भी कभी काम करेंगे किसी कंपनी में, तो हमारा वहाँ ESI PF अगर कटेगा तो उसके रूल्स क्या कहते हैं। यहाँ पे हम एकेडमिक नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हमें एग्जाम पे फोकस करना है, बट यहाँ पे आपको इसको पेज से पढ़ लेना है। आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस। नाउ कम टू द फंड। अब क्या होता है, जब आप कहीं काम करते हो ना किसी कंपनी में, तो गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखे हैं कि आपको एम्प्लॉय का फंड में पैसा डिडक्ट करना है। अब फंड पैसा डिडक्ट करने का मतलब क्या है, जितनी सैलरी एम्प्लॉय की है उसमें से कुछ पैसा उसका काट लो और उसके फंड में डाल दो। अब फंड के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। कोई मेडिकल फंड के लिए होता है, कोई उसकी फ्यूचर बेनिफिट के लिए होता है, कोई उसकी रिटायरमेंट के लिए होता है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स में 4 टाइप के फंड बोले गए हैं: SPF, RPF, URPF, PPF। SPF का मतलब स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, RPF का मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, URPF का मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और PPF का मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड। मीनिंग क्लियर है, मतलब फुल फॉर्म। ठीक है, तो इसके बारे में आप पढ़ लेना, क्योंकि इसके बारे में एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन नॉलेज के लिए पढ़ लेना। अब सुनो, आप अगर पैसा जमा हुआ SPF में, तो एम्प्लॉय का जितना कटा होगा उसको 80C में डिडक्शन मिल जाएगी। 80C याद है ना, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A वाली डिडक्शन, 80C में मिल जाएगी, मतलब पांचों हेड की इनकम से। अगर एम्प्लॉयर ने पैसा जमा कराया SPF में तो पूरा माफ है, मतलब एम्प्लॉयर भी करा रहा है तो भी माफ कर रहे हैं, मतलब अच्छा फंड है। इंटरेस्ट अगर मिल रहा है आपके फंड का तो वो भी पूरा माफ है। और रिपेमेंट अगर हुई, जैसे मान लो आपका फंड का टाइम पूरा हो गया 5 7 10 साल, या आपने जॉब छोड़ दी, तो आपको पैसे मिलेंगे, वो भी पूरा माफ है। तो कोशिश क्या करना चाहिए, हमें अपने बॉस से बोलना चाहिए कि सर हमारा पैसा कहाँ जमा कराओ, SPF में। बात समझ में आई? बोलो। नेक्स्ट इज व्हाट, RPF। RPF की भी डिडक्शन मिल जाएगी, कहाँ, 80C में मिल जाएगी, इसका बेनिफिट भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे दूसरी कंडीशन है 12%। मतलब अगर हमारा मालिक हमारी सैलरी का 12% तक जमा कराता है तो माफ, उससे ज्यादा कराएगा तो वो हमारी सैलरी में जुड़ जाएगा, मतलब वो उस पर टैक्स लगेगा। सेम अगर इंटरेस्ट 9.5 तक मिलता है तो माफ हो जाएगा, उसके ऊपर जितना मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। रिपेमेंट यहाँ भी माफ। क्लियर? मोस्टली RPF एग्जाम में आता है, मोस्टली RPF एग्जाम में आता है। URPF में कराया सबसे गंदा फंड है ये, यहाँ ना कराओ तो ही बेनिफिट। हम अपने मालिक को बोलेंगे सर जब पैसा काट ही रहे हो तो सही जगह लगाओ। URPF में ना तो 80C मिलेगा,
न एम्प्लॉयर का माफ होगा, ये भी टैक्सेबल, ना इंटरेस्ट माफ होगा, पूरा टैक्सेबल, और रीपेमेंट क्या होगा, ये माफ है बस, नॉट टैक्सेबल, मतलब इस पे टैक्स नहीं है क्योंकि ये आपका ही पैसा आपको मिल रहा है। ठीक है, ओके, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इट इज नॉट पीपीपी, इट इज पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एटीसी में मिल जाएगा, अच्छा फंड है ना। एम्प्लॉयर इसमें पैसा जमा कराता ही नहीं, इसलिए इसमें नॉट एप्लीकेबल लिखा है। इंटरेस्ट मिलेगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट है, और अगर रिपेमेंट हुई ये भी फुल्ली एग्जेम्प्ट है। क्लियर हुआ? अगर आपके पास अगर बुक अभी है तो आई वुड से अगर आप सिर्फ आरपीएफ पढ़ लो 3 मिनट में तो इट इज वेरी बेनिफिशियल टू, सिर्फ आरपीएफ अगर पढ़ लो आप, अगर बुक है तो। नेक्स्ट अब हम लोग करते हैं, नेक्स्ट आपको याद रखना है, एक होता है टेलीफोन बिल। देखो ध्यान से, टेलीफोन बिल अमाउंट इज स्पेंड, सॉरी टेलीफोन बिल, और एक चीज है, दोनों चीज एक साथ समझा रहा हूं, टेलीफोन बिल आपको फैसिलिटी मिली, या अमाउंट स्पेंड ऑन रिफ्रेशर कोर्स बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉइज एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स, मतलब टेलीफोन बिल अगर आपको फैसिलिटी मिलती है और अमाउंट स्पेंड किया आपके मालिक ने किस चीज के लिए, कोई रिफ्रेशर कोर्स कराया, आपके बेनिफिट के लिए कराया, तो ये माफ होता है, एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स है। क्लियर? बोलो। एक होता है लीव इनकैशमेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में कंफ्यूज करता है और इसमें न्यूमेरिकल गलत हो जाता है क्योंकि इसमें 4 में से कम होता है माफ, इसमें 4 लिमिट दी गई है और 4 में से जो कम होगा वो माफ होगा। तो लीव इनकैशमेंट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो आप, जब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हो ना तो आपको कुछ लीव पेड लीव से मिलती है, समझ रहे हो? प्राइवेट में तो छुट्टी कर लो तो आपकी जॉब चली जाती है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट में आपको पेड लीव्स होती हैं, मतलब अगर आप उतनी छुट्टियां ले भी लो तो भी आपको पैसे मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड पेड लीव। तो पेड लीव कभी कभी होता है कि या तो आपको तुरंत उसके पैसे मिल जाते हैं या आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलता है या एट द एंड ऑफ ईयर मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड लीव इनकैशमेंट। ठीक है ना? लीव इनकैशमेंट का मतलब सपोज एक साल में आपको 20 छुट्टियां अलाउ थी, आपने 20 में से सिर्फ कितनी छुट्टियां ली, 12 ली, इसका मतलब 8 छुट्टियां अभी और आप ले सकते थे, लेकिन आप उस दिन आए तो उस 8 छुट्टियों का पैसा आपको मिला है, तो छुट्टियों का पैसा मिला है तो उसमें से कितना माफ करेंगे वो हम पढ़ रहे हैं, हाँ वो एड अप हो जाती है। ठीक है, तो मिनिमम ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्प्ट होगा, वो क्या है, कैश इक्वलेंट टू अनअवेल्ड लीव, मतलब जितनी छुट्टियां बची, 10 मंथ की एवरेज सैलरी, एक्चुअल अमाउंट जो मिला, और 3 लाख, जो कम आएगा वो माफ हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर 10 मंथ ऑफ एवरेज सैलरी लेनी है, सैलरी का मतलब क्या, फिर पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे मीनिंग ऑफ सैलरी है बेसिक, डीए, कमीशन, टर्नओवर, मतलब ये कह सकते हैं हम किसकी तरह है ये, दिस इज लाइक एच आर, जैसे एचआरए पढ़ा था हमने, सेम यहाँ पे भी मीनिंग ऑफ सैलरी यहाँ पे भी है, एचआरए जैसी है, मैं ये नहीं कह रहा प्रोविजन एचआरए जैसा है, ठीक है ना? क्लियर? लंच फैसिलिटी मैंने आपको करा दिया, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, लोन फैसिलिटी। अब कभी कभार क्या होता है कि आपको ना कुछ पैसे की जरूरत होती है, तो आप बोलते हो कि सर मुझे ना आप लोन दे दो, मेरे महीने, मेरे घर में अगले महीने शादी है या कुछ भी है रीजन से, तो आपको कंपनी लोन देती है, तो लोन का मतलब भी बेनिफिट हो गया, तो ये भी कभी कभार हमें टैक्सेबल हो जाता है, लेकिन इसके लिए प्रोविजन क्या कहता है वो देखो आप, लोन गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एट कंसेशनल रेट, कंसेशनल का मतलब ये तभी टैक्सेबल होगा जब आपको बैंक इंटरेस्ट कम में मिल जाता है, ऑब्वियस सी बात है, वरना आप मालिक से क्यों लोगे, आप बैंक जाके ले लोगे, फायदा क्या कर रहा है मालिक, आपसे पैसे कमा रहा है तो नहीं, कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे देता है, कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देता है। बात समझ में आया? या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं करता, या करता है तो मार्केट से बहुत कम में, तो हम क्या करेंगे, तो प्रोविजन क्या कहता है, प्रोविजन कहता है टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, जितना आपने लोन लिया वो इनटू एसबीआई का इंटरेस्ट रेट माइनस एक्चुअल इंटरेस्ट रेट इनटू टाइम पीरियड अपॉन 100। क्लियर हुआ आपको? जो भी डिफरेंस होगा, मेन चीज ये है, एसबीआई का इंटरेस्ट से 10% है, आपके बॉस ने आपको लोन दे दिया 8% पे, तो 2% जो टैक्स हो इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, वो टैक्सेबल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं है,
फ्लैट अमाउंट, टाइम पीरियड नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, लोन अमाउंट अप टू 20,000 देन इंटरेस्ट बेनिफिट इज नॉट टैक्सेबल। मतलब लोन सिर्फ 20,000 ही लिया है तो इसमें कोई इंटरेस्ट, कोई अमाउंट टैक्सेबल नहीं है। नेक्स्ट, इफ लोन इज टेकन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज, स्पेसिफाइड का मतलब होता है गवर्नमेंट बता देती है ये कुछ बीमारियां स्पेसिफाइड हैं, इनका इलाज दुर्लभ है और थोड़ा सा दिक्कत होती है, then interest benefit is not taxable even loan amount is more than 20,000। ये ध्यान रखना है आपको। कुल मिला के इतना ध्यान रखना है, जहां पे फायदा होगा एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर के थ्रू तभी टैक्स लगाएंगे, जहां पे उसकी जान पे जा रही है और उसको पैसे मिल गए तो उस पर टैक्स क्यों लगा रहे हो। तो वैसे लोन अमाउंट 20,000 तक माफ है, 20,000 से ऊपर हम टैक्स लगाएंगे, लेकिन स्पेसिफाइड बीमारी के लिए लोन लिया है तो हम टैक्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये कुछ हमारे पास छोटे मोटे प्रोविजंस हो गए। अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन जो भी हमारे पास आएगा, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि अभी कुछ प्रोविजंस हैं उसको मैं कैसे कराऊंगा, क्वेश्चन के साथ साथ कराऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो ऐसा करते हैं, अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं, दिस वन, दिस इज द क्वेश्चन एंड आई विल टीच यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन जिसमें सारी चीजें कवर्ड हैं। On the basis of the following information compute the taxable income of x। taxable income का मतलब पांचों हेड से पूछ रहा है, अंडर द हेड सैलरी। ओहो, अब तो सैलरी बोल दिया, इसका मतलब सिर्फ किससे निकालनी है बताओ, सैलरी से। असेसमेंट ईयर आपके अकॉर्डिंग कर देता हूं, बताओ आपका असेसमेंट ईयर क्या है, 2020, 22, 22। These are the information। नीचे क्वेश्चन कहता है x is an employee of the government of यूपी, सरकारी नौकर हैं ये यूपी गवर्नमेंट के। ही इज पेइंग 4400 पर मंथ एज हाउस रेंट, और ये जहां भी रहते हैं ये 4400 रुपए का क्या करते हैं, हाउस रेंट देते हैं। तो पहले मैं आपको ओरली समझाता हूँ इस क्वेश्चन में क्या क्या डिटेल है, कैसे करेंगे, फिर आप थोड़ा सा ट्राई करना, फिर मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा। देखो, बेसिक सैलरी, पहले आप एक चार्ट बनाना, पहले आप हेडिंग डालना, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 21, 22। मतलब जो क्वेश्चन पूछता है वही हम हेडिंग डाल देते हैं, फिर फॉर्मेट बनाते हैं पर्टिकुलर अमाउंट का। पर्टिकुलर में हम लिखेंगे बेसिक सैलरी, मल्टीप्लाई कर देंगे 18,400 टू 12, डीएनएस अलाउंसेस पर्टिकुलर्स में और अमाउंट में 4200 टू 12, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस पूरा जोड़ देंगे, फिर माफी देंगे, याद करो 3 में से कम। ट्रैवल एरिया अलाउंसेस इतना मिला है, हम रिकॉल करेंगे कितने तक का माफ होता है, ये लिमिट वाला अलाउंसेस है उतना माफ। हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एसपीएफ, एसपीएफ कितना कर रहा है, हिज कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, तो आपको पता होना चाहिए खुद का कंट्रीब्यूशन माफ होता है, बल्कि क्या मिल जाती है 80C। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्या होता है, समय बताया था आपको, ये टैक्सेबल होता है। ठीक है ना। इंटरेस्ट कितना मिला एसपीएफ का 10%। अब आपको याद होना चाहिए इंटरेस्ट कितना होता है इसमें, इसमें 9.5 वाली कैटेगरी ये नहीं है, वो तो आरपीएफ था, याद आया। तो इसमें भी वही टेबल आपको याद रखनी है, मतलब जितनी भी चीजें हैं सैलरी में प्रोविजंस याद तो क्वेश्चन हो जाएगा। और उसके बाद एचआरए, ये आपको याद होगा, जितना मिला उसमें 3 में से माइनस करेंगे, जितना मिला, रेंट माइनस 10% और 40 और 50%, ये यूपी में रहता है तो 40%, फिर माइनस कर देंगे एक्चुअल रेंट, तो बैलेंस टैक्सेबल। इसको थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, जितना हो सकता है उसके बाद मैं कराता हूँ। क्लियर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसिक सैलरी, करते हैं सॉल्यूशन इसको। बेसिक सैलरी हमारे पास कितनी है, 18,400, बोलो 18,400। तो बेसिक सैलरी में क्या हो गया, बेसिक सैलरी में हमारा कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद 18,400 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो कितना आ गया ये 220,800। हाँ, बेसिक सैलरी। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, डीएनएस अलाउंसेस, दिस इज फुली टैक्सेबल। ठीक है ना, तो 4200 इंटू 12, डीए फुली टैक्सेबल होता है, क्या हो जाएगा ये, कितना अमाउंट था, 4200, तो 4200, 4200 इंटू 12, ये आ गया 5400। क्लियर। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, तो पहले तो पूरा जोड़ देंगे ना, बाद में देंगे डिडक्शन। ठीक है ना, बाद में देंगे डिडक्शन। बोलो, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का क्या प्रोविजन है, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस के बारे में हमने क्या देखा था, कितना माफ करते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, पहले तो पूरा जोड़ देंगे। एंटरटेनमेंट अलाउंस प्रोविजन देख लेते हैं एक बार। ये पेज नंबर कितना है इसको याद रखो, पेज नंबर कितना था इस क्वेश्चन का, पेज है 47। एंटरटेनमेंट, अलाउंसेस को एक बार चेक करते हैं।
एम देखो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए माफी है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुली टैक्सेबल है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कितनी माफी है? पहले जितना मिलेगा वो, फिर तीनों में से कम होगा उसको हम माफ कर देंगे, जो सबसे कम आएगा। तो पहले ये देख लो, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस आपको मिला कितना है? एंटरटेनमेंट अलाउंसेस कितना मिला है आपको? ये मिला है, क्वेश्चन में कितना था, कितना अलाउंसेस था आपको याद है? 47 पेज पे चलना पड़ेगा। 9000 मिला था। हम्म, ठीक है, तो 9000 इंटू 12 कितना है? एक बार देख लेते हैं वरना गलत हो जाएगा। दिस इज पेज नंबर 32 और वो था पेज नंबर 47। नाउ कम टू 47। एंटरटेनमेंट अलाउंस 750 पर मंथ मिला था। तो 750 इंटू 12 कितना आएगा पहले ये बताओ? 750 इंटू 12 कितना आएगा? कितना? इंटू 12 आ जाएगा 9000। तो 9000 हमारे पास मिला है। अब 9000 में हम क्या करेंगे? तीनों में से जो कम होगा वो माइनस करेंगे। तो 9000 को हम लिख लेंगे और तीन चीजों को हम निकालेंगे, जो कम होगा उसमें से माइनस कर देंगे। तो तीन चीजें क्या हैं? तीन चीजें क्या है जिसको हम लिमिट में काउंट करते हैं? बताइए, तीन चीजों में हम क्या माइनस करेंगे? 32 पेज पे आओ, प्रोविजन क्या कहता है। एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल का मतलब पहली लिमिट क्या हो गई? पहली तो 9000 ही हो गई, ठीक है। दूसरा 5000 हो गई, ये माफ कर देंगे। और तीसरा 20% ऑफ सैलरी। 20% में कहता है एक्सक्लूडिंग एनी अलाउंसेस पर, मतलब सिर्फ बेसिक सैलरी का कितना निकालेंगे? 20%। तो बेसिक सैलरी कितनी आई थी इसकी? 2800। तो 2800 का 20% करो, कितना आएगा? ये आएगा 44160, ठीक है। बोलो, 44160 20%। तीनों में से कम क्या आ रहा है? तीनों में से कम आ रहा है 5000। तो 9000 में हम क्या माइनस कर देंगे? 5000। ये समझ में आया? कितना टैक्स हो जाएगा? एंटरटेनमेंट अलाउंसेस 4000। नहीं समझ में आया? बोलो, 9000 मिला, 9000 हमें मिला। अब इसमें से तीन चीजों में सबसे कम माइनस करेंगे। तीन चीजें क्या? पहला जो मिला, पहला जो मिला 9000, पहला लिमिट। दूसरा 20% ऑफ सैलरी, सैलरी में सिर्फ बेसिक सैलरी लेना है, तो 20% निकालो 22800 का, निकालो, तो ये आएगा 44160। तीसरी लिमिट क्या कहती है? तीसरी लिमिट कहती है फ्लैट 5000। फ्लैट 5000। 5000 तीनों में से कम क्या आया? 5000 ही आया। तो मैंने 9 में से 5 माइनस कर दिया, 4। आई बात समझ? क्लियर हो गया एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का प्रोविजन? तो यानी ये थोड़ा टफ लेवल का था, ये मैंने येलो कर दिया। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला प्रिटमेंट क्या है। नाउ कम टू पेज नंबर 47 अगेन। नाउ इट इज ट्रेवल एरिया अलाउंसेस। ट्रेवल एरिया 350 मिला है। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा ये कितना माफ होता है, ट्रेवल एरिया कितना माफ होता है। तो पहले मिला कितना है? 350 इंटू 12, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो आप, ट्रेवल एरिया, सॉरी, ट्रेवल एरिया अलाउंसेस, ब्रैकेट ओपन करो, कितना मिला है हमें? 750। लिमिट कितनी माफ होती है इसको चेक करते हैं हम लोग। इसको चेक करते हैं, हम अपने प्रोविजन पे चलते हैं और देखते हैं कि अलाउंसेस की वो कैटेगरी कहाँ है जिसको हमने पढ़ा था लिमिट वाले। आ जाओ यहाँ पे, ट्रेवल एरिया अलाउंसेस, ये रहा। याद रखना है आपको, 200 पर मंथ माफ होता है, ठीक है। तो 350 मिला, उसमें से माइनस कर दो 200, और जो बैलेंस हो गया उसको टैक्सेबल कर दो। तो 350 मिला, और कितना, सॉरी 750 मिला, कितना मिला? 750 मिला, माइनस 200 इज एग्जेम्प्ट, तो टैक्सेबल कितना हो गया बताओ? टैक्सेबल हो गया 550 इंटू 12। समझ में आया? बोलो, तो 6600 इज टैक्सेबल। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट प्रोविजन क्या है। नाउ बैक टू पेज नंबर 47।
नेक्स्ट है ट्रेवल एरिया हो गया। हिज ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड एसपीएफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, तो इसका हमने क्या पढ़ा था एसपीएफ का, बताओ। एसपीएफ का एक बार प्रोविजन फिर से देख लेते हैं ताकि हमें ये पूरी चीजें याद आ जाए। देखिए एक बार एसपीएफ का पूरा प्रोविजन, आप पहले यहाँ पे लिख लो कि यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट कितना मिला है 13,000, तो पहले एक्सेल शीट पे लिख लेते हैं कि एसपीएफ में कंट्रीब्यूशन क्या है, एसपीएफ में ओन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अगली लाइन में लिखेंगे एसपीएफ में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, और फिर लिखेंगे एसपीएफ का इंटरेस्ट। अब इसका देखते हैं हम लोग प्रोविजन क्या कहता है, ठीक है। नाउ चेक द एसपीएफ प्रोविजन। आ जाओ, ये है एसपीएफ। जो खुद का कंट्रीब्यूशन है एटीसी में माइनस, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, ये माफ, इसका खुद कंट्रीब्यूशन माफ, तो इसका मतलब इसकी मिल गई माफी, एटीसी में माइनस हो गए। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्या होता है, फुल्ली एग्जेम्प्ट, मजा आ गया, इस पे भी कोई टैक्स नहीं, मैंने कहा था ना सबसे अच्छा है ये। इंटरेस्ट क्या करेंगे, इंटरेस्ट चेक करो, इंटरेस्ट भी क्या है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। एसपीएफ में लिमिट है, यहाँ पे फुल्ली एग्जेम्प्ट, तो सब में नील नील नील। आई बात समझ, बोलो, क्लियर है। नाउ कम टू पेज नंबर अगेन 47। नेक्स्ट क्या बोलता है वो, ये भी हो गया, इंटरेस्ट भी हो गया। हाउस रेंट अलाउंसेस हमारा मेन फंसा। हाउस रेंट अलाउंसेस का क्या करेंगे, बताओ। हाउस रेंट अलाउंसेस पहले लिखेंगे कितना मिला, एच आर ए कितना मिला, इसको बताओ। एच आर ए 43,200 कैसे निकाला है, जितना मिला इंटू मल्टीप्लाइड बाय 12, है ना। 3600 इंटू 12 कितना आएगा, 3600 इंटू 12 कितना आएगा, ये आएगा 43,200। 43,200। अब इसमें से माइनस करेंगे तीन में से कम, तीन में से कम, तो तीन में से पहला तो यही है एक्चुअल रिसीव, यस और नो, बोलो। पहला तो यही है एक्चुअल रिसीव। अब इसके प्रोविजन पे आ जाओ एक बार, क्या कहता है ये रहा पहला एक्चुअल रिसीव। दूसरा रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट कितना पे कर रहा था ये, रेंट कितना पे कर रहा था, 4400 पे कर रहा था, बताओ। 4400 इंटू 12 करो, 4400 इंटू 12, 4412 कितना आएगा, 52,800 माइनस रेंट पेड हो गया। हाँ, अब इसमें 10% ऑफ सैलरी, तो 10% किसका निकालेंगे, मीनिंग ऑफ सैलरी यहाँ पे क्या था, बेसिक डीए कमीशन, बेसिक डीए कमीशन, ठीक है। बेसिक डीए कमीशन, कमीशन है नहीं, तो इन दोनों का कितना परसेंट निकालेंगे, 10%, कितना आएगा बताओ, 220,800 प्लस 5400 का 10%। तो कितना आएगा ये, दिस माइनस दिस, यहाँ पे लिखो, ये आ जाएगा 27,120, तो ये कितना आएगा, ट्वेंटी फाइव। ग्रेट। अब निकालेंगे थर्ड लिमिट, 40% ऑफ सैलरी, तो 40% दोबारा इसका निकालो, इसका 40% निकालो, 220,800 प्लस 5,400 इंटू का 40%, ठीक है। अब इन तीनों में से कम क्या आया, तीनों में से कम क्या आया, 25,680 आया। हाँ, तो इसमें से माइनस कर दो, 25,680 माइनस करो, कितना आएगा, वो बैलेंस टैक्सेबल, यहाँ पे टैक्सेबल, 17,520। क्वेश्चन यहाँ तक आ गया। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी देखते हैं पहले, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था, बैक टू क्वेश्चन पेज नंबर 47। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमसे थी यहाँ पे, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम ऑफ एक्स अंडर हेड सैलरी। टोटल इनकम नहीं निकालनी, सिर्फ क्या निकालनी है, टैक्सेबल इनकम अंडर हेड सैलरी।
तो इसका मतलब 80C तक नहीं जाना, हमें सिर्फ इस हेड का निकालना है। तो क्या करेंगे, हम कहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए। तो इसकी ग्रॉस सैलरी कितनी हो गई बताओ, ग्रॉस सैलरी कितनी हो गई, जीएस, तीनों को जोड़ो, ये सारे आइटम्स, ये सारे आइटम जोड़ो यहाँ से यहाँ तक, कितना हो गया 22800 जोड़ो प्लस 5400 जोड़ो प्लस 4000 जोड़ो प्लस 6600 जोड़ो प्लस 17250 जोड़ो, कितना हुआ ये, बताओ ग्रॉस सैलरी कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बताओ, 299,050। अब मैंने इसमें से आपको डिडक्शन बताई थी, याद है आपको डिडक्शन, तीन डिडक्शन मिलती हैं, प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस और तीसरा 50,000 फ्लैट। तो पहला 50,000 माइनस कर दो, स्टैंडर्ड डिडक्शन ये माफ हो गया, दूसरा प्रोफेशनल टैक्स इसमें है नहीं, प्रोफेशनल टैक्स में मिला नहीं, और तीसरा एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। तो पहली हो गई स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिल गई, तीसरी मिलेगी इसको एंटरटेनमेंट अलाउंसेस की। तो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस कितनी मिलेगी, जितना यहाँ पे आपने इसको ऐड किया था, कितना ऐड किया था यहाँ पे एंटरटेनमेंट अलाउंसेस 4000, यहाँ पे इसको माफी मिल जाएगी, उतना ही माफ हो जाएगा। 4000 ऐड किया था, 4000 लेस, तो यहाँ पे कितना आएगा अब बताओ, दिस अमाउंट माइनस 54, टोटल 245 320 इज द टैक्सेबल सैलरी, इज द टैक्सेबल सैलरी, ओनली सैलरी इनकम टैक्सेबल अभी निकाली हमने। हो सकता है इस पर्सन की कोई और हेड से इनकम हो, फिर इसको स्लैब रेट लगाते हैं, फिर पूरा क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये हमारा आ गया टैक्सेबल सैलरी। समझ में आया आपको पूरा सैलरी, एक तरीके से आज हमने अच्छा क्वेश्चन कर लिया, प्रोविजंस भी हमने कर लिए, 5-6 प्रोविजन बचे हैं वो हम क्वेश्चन के साथ साथ करेंगे। तो क्वेश्चन तो यहाँ पे देखो ना, ये सारे क्वेश्चन ही तो हैं, ये देखो ये सारे क्वेश्चन हैं। इसका बस आप क्या करना, शायद मैंने बुक पूरी भेज दी आपको, देख लेना, उसका बस आपको क्या करना है, एडिट कर देना है आपको, प्रीवियस ईयर करने की जरूरत ही नहीं है, आप ऐसी क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रोविजन आपको पता है। ठीक है, और जहाँ पे डाउट है तुरंत डाउट पूछो, डाउट पूछने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है, तो अब हम जितना हमने अभी तक किया पिछली 2 क्लासेस का, आज सेकंड क्लास होगी हमारी, तो नाउ वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग सैलरी क्वेश्चंस, नो प्रॉब्लम इन इट। अब जो प्रोविजन बचे हैं वो ऐसे हैं कि बहुत ही कम क्वेश्चन में प्रोविजन आते हैं, बट फिर भी हम उसको कवर करेंगे। क्लियर?